हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीक्षा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं गुणसूत्र के बारे में, यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ही आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी कि कैरियर ऑफ हेरिडिटी का गुण किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। जितने भी आनुवांशिक गुण हैं वो किस पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? कई जीन्स पाए जाते हैं और इन्हीं जीन्स के अंदर क्या होते हैं? कई लक्षण होते हैं जो कि माता पिता से उनकी संतानों तक पहुंचते हैं आनुवांशिकता के थ्रू। और ये पहुंचाता कौन है? गुणसूत्र। तो चलिए देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो ये गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं? हमने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक की संरचना होती है, केंद्रक की संरचना के अंदर धागे नुमा पतली पतली महीन धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। ये क्या होते हैं? ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ये घुमावदार संरचना, ये क्या है? क्रोमेटिन तंतु। ये क्रोमेटिन तंतु कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ये क्या है? पूरा ये केंद्रक है और केंद्रक में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर जो घुमावदार जालिकावत संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं, यही क्रोमेटिन तंतु कोशिका विभाजन के दौरान क्या करते हैं? संघनित हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होते हैं? इसकी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे हम इसको कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड या क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ये इसकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। मनुष्य में अब हम देखते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र, या यूं कहें कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनमें से इसके जो 44 गुणसूत्र हैं, 44 या 22 जोड़े 44 गुणसूत्र हैं, ये कहलाते हैं ऑटोसोम। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम गुणसूत्र। लेकिन ये जो और दो बाकी के 2 गुणसूत्र बचते हैं ये कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। बाकी के जितने 44 गुणसूत्र मैंने बताए इनको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और 44 जो है वो कि जोड़े में पाए जाते हैं। ये भी कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स और दूसरा होता है वाई। क्या होता है? वाई। एक्स और वाई, इन दोनों को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। और बाकी जितने 22 जोड़े हैं वो सारे एक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। लेकिन ये ऑटोसोम होते हैं, इनका विशेष कार्य नहीं होता। मुख्य कार्य इनका होता है लिंग गुणसूत्र का, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और यही क्या करता है? संतान के लिंग का निर्धारण करता है। संतान के लिंग का निर्धारण कैसे करता है? यानी कि जो मनुष्य की संतान है, आने वाली संतान, वो स्त्री होगी या लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? लास्ट का जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या करता है? इसका निर्धारण करता है। ठीक है। बाकी के जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बाकी सारे ऑटोसोम कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ये जो ऑटोसोम होते हैं एक समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। चूंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विषमजात गुणसूत्र, है ना। अब क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबी संरचना है, और ये काय से बनी होती है? क्रोमेटिन तंतु के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन तंतु के बने होते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज की थी वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने। किसने? स्ट्रासबर्गर ने सन
1988 में की थी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक वाल्डेयर। इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। भैया जितने भी वैज्ञानिक के नाम हैं उनको आप हाईलाइट करके अच्छे से लिखते जाइएगा, ठीक है। टॉपिक में अलग लिखना है, लेकिन एक नोटबुक अलग से बनानी जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम आने। ये मैं हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं। वाल्डेयर ने क्या किया था, गुणसूत्र नाम दिया था। गुणसूत्र नाम की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने, वैज्ञानिक वाल्डेयर ने, ठीक है। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो माता पिता से उनकी संतानों तक पहुंचते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और गुणसूत्र के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, है ना। डीएनए में छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स, और हर एक जीन एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैंने क्या बताया, गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिकता गुणसूत्र में पाई जाती है आनुवांशिकता, यानी कि ये आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, क्योंकि इनमें कई गुण पाए जाते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होता है वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि यदि एक्स क्रोमोसोम, पिता का एक्स क्रोमोसोम यदि अगली संतान में जाता है तो क्या होगा, लड़की, क्योंकि इसका एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है और इसका एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो ये एक्स एक्स मिल जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आने वाली संतान क्या होगी, लड़की। लेकिन यदि ऑटोसोम का एक्स क्रोमोसोम और लिंग गुणसूत्र का वाई क्रोमोसोम आ गया तो आने वाली संतान हो गए लड़का, क्योंकि एक्स वाई, जहाँ पे वाई आ जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ क्या होता है, लड़का होने की संभावना होती है ना, लड़का वाई, क्योंकि वाई जो है वो लड़के को प्रदर्शित करता है, और एक्स एक्स यानी कि लड़की। तो ये हो गई गुणसूत्र के बारे में कुछ जानकारी। गुणसूत्र कैसी होती है, लंबी क्रोमेटिन तंतु की बनी जालिकावत संरचना होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी कोशिका की संरचना है, इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम की संरचना के बारे में। गुणसूत्र की संरचना, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो गुणसूत्र की संरचना इस तरह से दिखाई देती है। इसमें कई भाग होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो भाग होता है, इसकी बाहरी परत होती है। ये जो पूरी बाहरी आउटर लेयर है इसे हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल। पेलिकल क्या है, गुणसूत्र की सबसे बाहरी आउटर लेयर क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है। पेलिकल के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, कणिकामय पदार्थ भरा होता है, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। जितनी भी ये खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, इसका तरल पदार्थ है जो कि इसके पेलिकल के अंदर पाया जाता है। जैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, ऐसे ही गुणसूत्र के अंदर जो पाया जाने वाला तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे कि गुणसूत्र के अंदर स्पाइरल धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, या क्रोमोमियर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोमियर का निर्माण करती हैं, है ना। ये पूरी जो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है शुरू से आखिरी तक ब्लू कलर से, ये क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के ऊपर हम देखेंगे रेड कलर से क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है ये इस टाइप से मुड़ जाता है और घुंडीनुमा संरचना बना लेता है। ये बटन के समान संरचना कहलाती है, बटन या नॉब के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा समझ गए। ये जो क्रोमेटिन तंतु है ये क्या करता है, घुमावदार संरचना बना लेता है और बटन के समान संरचना का निर्माण करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा। अब ये जो इसका पहला क्रोमेटिड है ये क्या करता है, ये एक जगह पे सकरा हो जाता है और अगले क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है। तो ये जो है ये इसका कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहलाता है, प्राथमिक
संकीर्णन, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो प्राथमिक हो गया, लेकिन इसके अलावा ये एक और जगह क्या होता है, सकरा भाग बना लेता है, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। क्या कहते हैं? द्वितीयक संकीर्णन, है ना। इसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। अब हम देखेंगे कि ये तो इसकी प्राथमिक भुजा हो गई, ये द्वितीयक भुजा हो गई, ये लेकिन लास्ट में एक घुंडीनुमा टीलोमियर होता है। क्या होता है? टीलोमियर। ये जो टीलोमियर है, ये इसका अंतिम भाग है, ये टोपी के समान संरचना है और ये सबसे लास्ट में होती है और ये छोटी संरचना होती है। इसमें भी क्या होते हैं? क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं, क्रोमोमियर भी होते हैं और मैट्रिक्स भी पाई जाती है। तो इसकी संरचना भी इसी के समान होती है। तो ये हो गई गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र में कितने भाग होते हैं? सबसे पहला भाग है पेलिकल, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स, इसमें पाए जाने वाला तरल पदार्थ। क्रोमेटिन तंतु या क्रोमोमियर, इसकी जो धागेनुमा संरचनाएं है उसे कहते हैं क्रोमेटिन तंतु या क्रोमोमियर। इसमें बटन के ये धागे क्या करते हैं? बटन के समान घुमावदार संरचना बना लेते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमोनिमेटा। अब ये जो इसकी भुजा है वो एक जगह जाके सक्रिय हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। अब प्राथमिक के अलावा कई और संकीर्णन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक संकीर्णन। इसके बाद इसमें एक छोटी सी टोपी के समान घुंडीनुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं टीलोमियर, या फिर इसका दूसरा नाम भी है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये गुणसूत्र की संरचना हो गई। अब हम देख लेते हैं गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र क्या क्या कार्य करता है? गुणसूत्र, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र में कई गुण पाए जाते हैं। यही गुण क्या होता है? माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। तो ये क्या करता है? कई गुणों का वाहक होता है। गुणों का वाहक होने के अलावा ये कई आनुवांशिक सूचनाओं का भी वाहन करता है। कई आनुवांशिक सूचनाओं का भी क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है ना। अब ये जो गुणसूत्र है वो कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। गुणसूत्र के ऊपर कई जीन्स पाए जाते हैं, जिनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गुणसूत्र करता है। जीन्स को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र में कई जीन्स होते हैं और कुछ अच्छी क्वालिटी के जीन्स होते हैं, कुछ बैड क्वालिटी के जीन्स होते हैं। मतलब कि जो जीन्स होते हैं कुछ जिनमें अच्छे लक्षण पाए जाते हैं। तो जैसे अच्छे लक्षण में क्या होते हैं? अच्छी लंबाई होना, है ना। तो और बैड जो जीन्स होते हैं, जैसे कि किसी को कोई विकृति होना, कोई बहुत खतरनाक की बीमारी होना, तो ये क्या करते हैं? उसके भी जीन्स होते हैं और ये माता पिता से उनकी संतानों तक पहुंच जाते हैं। विकलांगता के जीन्स भी होते हैं कई, ये क्या कहलाती हैं? विकृतियां कहलाती हैं। तो इन जीन्स को जो टेक्निकली है उसके द्वारा निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसका बहुत खर्चा आता है। तो जीन्स कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो दोनों का ट्रांसफर गुणसूत्र करता है। गुणसूत्र को पता होता है कि ये किसका जीन्स है ना। तो क्या करता है गुणसूत्र? इसके अलावा क्या करता है? कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है और जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी भेजता है। तो ये हो गए गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र कि ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या लगाना है? गुणसूत्र। लेकिन इसके अलावा जो जीन्स होते हैं वो डीएनए होते हैं, वो क्या करते हैं? जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। जीन्स में ही क्या होते हैं? कई लक्षण पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ये जो इसके क्रोमोमियर्स हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। अब हम आते हैं सेल पर, जंतु कोशिका।
जिसमें ही क्या होता है, मुख्य सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला क्या होता है, केंद्रक, क्योंकि ये सारी क्रियाओं को क्या कर लेता है, कोशिका की जितनी क्रियाएं हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा एनिमल सेल में ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, एनर्जी का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। अब केंद्रक के बाहर जो संघनित झिल्ली दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं ER। क्या कहते हैं, ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ER दो प्रकार की होती है। ER के ऊपर ही राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। काय के कण, राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या काम करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये भी राइबोसोम है, ये जो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट रेड कलर से, ये क्या है, सारे राइबोसोम है ना। ये जो ब्लू कलर से संरचना दिखाई दे रही है ये है लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी संरचना है जो क्या करती है, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बाहर से जो कई बाहरी पदार्थ आ जाता है उसको पाचन करने का कार्य करता है लाइसोसोम। लेकिन जब लाइसोसोम को भोजन नहीं मिलता तो ये खुद का डाइजेशन करने लगता है, इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, यानी सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं का पाचन कर लेता है, स्वयं को खाना शुरू कर देता है। लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूब ने। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जालिकावत घनी संघनित संरचना है, इसे हम कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्गी वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी काय पड़ा था, है ना। और जो गोल्जी काय है ये केंद्रक के समीप होता है। इसके अलावा इसमें कई वैक्यूल्स होते हैं, कोशिका के अंदर कई वैक्यूल्स होते हैं जो कि भोजन को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। इसमें पूरे में साइटोप्लाज्म भरा होता है जो कि स्वयं की सुरक्षा करता है, कोशिका की सुरक्षा करता है। सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका झिल्ली, जो पूरी कोशिका की संरचना का निर्माण करती है और सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा कोशिका को भी सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गई जंतु कोशिका। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।